अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको आवाज़ आ रही है? बेटा सब लोगों को आवाज़ आ रही है? अपने हैंड्स रेज कर लें। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। हम बेटा आजकल जो है बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इशू है। हर जगह ही बहुत ज़्यादा जो है सर्विस प्रॉब्लम कर रही है। तो आप लोग जब भी आप लोगों का लेक्चर टाइम हो तो आप लोग किसी ऐसी जगह बैठ जाया करें जहां आपको पता हो कि फुल सिग्नल आ रहे हैं। अगर आप मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं तो आप जहाँ पे आपके सेल फोन पे पूरे सिग्नल आ रहे हो वहाँ पे बैठा करें, और अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो भी जहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो वहाँ पे बैठा करें, ताकि सब लोगों को क्लियर आवाज़ आपको भी आए, मेरी आवाज़ और आपकी आवाज़ मुझे क्लियर आए। ठीक है। बाकी जो है आप लोगों की असाइनमेंट्स वगैरह और हो गए क्विज़ेस, बाकी सब्जेक्ट्स की असेसमेंट हो गई है? नो मैम, अब भी असाइनमेंट्स मिली हैं। कुछ के असाइनमेंट्स दे दिए हैं और कुछ की अभी मतलब देनी है। मतलब मैम ने दे दी हुई है, वो देनी है अभी। बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है। पढ़े आप लोगों ने लेक्चर्स? बच्चे आप लोग आपस में जो है, अगर किसी बच्चे को लिंक नहीं मिला हुआ तो आपस में आप लोग शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी टाइमली आ जाएं। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस बच्चे की 30 मिनट से कम जिसने लेक्चर लिया हुआ होता है, मैं उसकी प्रेजेंट मार्क नहीं करती, मैं उसकी एब्सेंट मार्क करती हूँ। तो जो है वो टाइमली लेक्चर ज्वाइन कर लिया करें ताकि कुछ फ़ायदा ही हो जाया करे आप लोगों का। पिछले लेक्चर्स में से कुछ पूछ लूँ? पिछले लेक्चर में तो आपने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया था, इस लेक्चर में पूछ लूँ कुछ पढ़ के आए कि नहीं? जी मैम, पढ़ा है। पढ़ा है? जी पेनक्रियाज मैम। के लिए, पेनक्रियाज के अल्ट्रासाउंड की क्या इंडिकेशन है बेटा? जी मैम, पैंक्रियाटाइटिस वगैरह होगा। और अच्छा, प्रेपरेशन क्या है गॉल ब्लैडर के अल्ट्रासाउंड की और पेनक्रियाज के अल्ट्रासाउंड की? क्या पेशेंट प्रिपरेशन होती है?
इनको फास्टिंग में होना चाहिए मैम पेशेंट। कितने घंटे की फास्टिंग हो? आई थिंक मैम 8 घंटे की। हाँ, क्यों फास्टिंग में क्यों हमने पेशेंट को का अल्ट्रासाउंड करना है? क्योंकि मैम फिर बाइल जो है वो सेक्रेट नहीं होगा, बाइल गॉल सेक्रेट ब्लैडर नहीं में होगा मैम। कंट्रैक्ट हो जाता है तो हमें नजर नहीं आएगा, स्कैन नहीं हो पाएगा। तो अगर हमने पेल्विस का अल्ट्रासाउंड करना है तो उसके लिए अब क्या पेशेंट प्रिपरेशन होनी चाहिए? मैम पेल्विक के लिए हम्म मैम पेल्विक के लिए अपना मैम के पेल्विक में मैम ये अपना जो यूनानी ब्लड फिल होना चाहिए। एग्जैक्टली मेरा बच्चा, यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड होगा तो ही हम पेल्विस का जो है अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। हमें बाउल जो है वो पुश अप हो जाती हैं, बाउल सारी की सारी बाउल अगर यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड होगा तो। अच्छा, तो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड या ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड में भी हमें यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड चाहिए नो होता है? मैम, नो ये मैम। ट्रांसवेजाइनल में हम लोग ब्लैडर फुल नहीं करवाते क्योंकि हम लोगों ने प्रोब को इंसर्ट करना होता है, तो उस वजह से हम ब्लैडर जो है वो एम्प्टी के साथ जो वो स्कैन एम्प्टी करते हैं। ब्लैडर चाहिए होता है मैम। एग्जैक्टली तो मुझे ये बताएं कि ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड हम क्यों करते हैं? ब्रेस्ट कैंसर वगैरह खासकर मुझे चेक करने के लिए। तो हम जो ब्रेस्ट का जो अल्ट्रासाउंड है वो ज्यादा प्रेफर कौन से एज फैक्टर में करते हैं कि भाई इस एज फैक्टर में जो वो अल्ट्रासाउंड ही होना चाहिए, कोई और टेस्ट नहीं होना चाहिए? कौन से एज ग्रुप में हम ज्यादा करते हैं? मैम ये याद नहीं है। मेरा बच्चा 40 से कम जो खवातीन हैं या जो मर्द हैं 40 से कम में जो है वो हम अल्ट्रासाउंड प्रेफर करते हैं, मेमोग्राफी या कोई और टेस्ट प्रेफर नहीं करते, लाइक ब्रेस्ट सेंटीग्राफी प्रेफर नहीं करते। उसमें हाई रेडिएशंस होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं, तो अगर कैंसर नहीं भी होगा तो कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो 35-40 से लेस में, 35 to 40 से जो हमने कम में ज्यादा प्रेफरेंस हमने अल्ट्रासाउंड करनी होती है। लेकिन अगर हमें कंफर्म हो कि भाई मैलिग्नेंसी है तो उस केस में हम मेमोग्राफी कर देते हैं या ब्रेस्ट सेंटीग्राफी की तरफ ले जाते हैं, वरना हम जो है वो अल्ट्रासाउंड पे ही रिलाई करते हैं। समझ गए हो? अगर हम अगर आपके पास एक 25 साल की लड़की आती है ब्रेस्ट लंप के साथ, तो आप क्या उसे कहेंगे कि भाई आपकी मेमोग्राफी करेंगे हम? नो मैम, अल्ट्रासाउंड प्रेफर करेंगे। अल्ट्रासाउंड प्रेफर करेंगे ना। इसी तरह से जी मैम। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल में कॉमन नहीं है, मेल में भी है। ठीक है, तो मेल में भी जो है हम मेमोग्राफी करते हैं तो उसमें भी यही है कि एज फैक्टर मैटर करता है, एज फैक्टर देख के ही हम मेमोग्राफी करते हैं। ठीक है, तो स्प्लीन के अल्ट्रासाउंड की कौन सी इंडिकेशंस है? किस किस केस में हम स्प्लीन का अल्ट्रासाउंड करते हैं? स्प्लीनोमेगाली वगैरह मैम हो स्प्लीनोमेगाली जाएगी। और स्प्लीन रप्चर और रप्चर। पोर्टल हाइपरटेंशन अगर हो जाए तो उसमें देखने के मैं लिए। आपको एक बात बता दूं, जो बच्चे सवाल का जवाब दे रहे हैं सिर्फ क्लास पार्टिसिपेशन के सिर्फ उनके नंबर लगने, ये मैं पहले बता दूं। नहीं भी आता, गलत आएगा तो मैं दुरुस्त कराऊंगी, मैं ठीक कराऊंगी। मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ यहाँ पे कि मैं आपकी गलतियों को ठीक करवाऊं। टीचर का काम ही यही होता है कि स्टूडेंट्स को अगर कोई चीज नहीं पता तो वो उनको बताए। लेकिन अगर जो है आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट ही ना करें, बताएं ही ना, तो ये कोई तरीका कार नहीं होता मेरे बच्चों। अच्छा, मैम, जब किसी का भी ट्रॉमा होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो हम स्प्लीन का कर सकते हैं टू सी के कोई भी स्प्लीनिक रप्चर तो नहीं हो गई। अगर स्प्लीनिक रप्चर हमें किस तरह से नजर आएगा कि कैप्सूल जो वो रप्चर हो चुका हुआ है, तो उधर हमें हेमाटोमा नजर आएगा। एग्जैक्टली और अगर ऐसे वो ही है। फ्रेश होगा तो वो एनिक्विक नजर आएगा। अगर उसको थोड़ा सा टाइम बाद करेंगे तो उसमें हमें जो है वो थोड़ा सा हाइपर इक्विक जो है वो लाइंस नजर आएंगी। तो विद तो टाइम पता जो है, चल जाएगा कि वो विद टाइम जो कोगुलेशन हो है रही वो है। अपनी अपीयरेंस चेंज कर लेता है। अच्छा मेरे बच्चों, मुझे ये बताओ, आप लोगों ने डॉपलर अल्ट्रासाउंड पढ़ा है? यस मैम। तो मैम डॉपलर अभी ड्रॉप नहीं बना। किस बच्ची ने कहा है कि यस मैम पढ़ा है डॉपलर? मैम, मैंने सारा ने बोला है। सारा मैम कर रहे आपने डॉपलर रेडियोलॉजी में पढ़ा हुआ है, रेडियोलॉजी एंड जी मैम। डायग्नोस्टिक्स में।
बस वो तो मैं छोटा सा छोटू सा लेक्चर था, वो तो मैंने खुद देखा था कि वो कितना सा लेक्चर है, पित्तू सा तो वो लेक्चर है। यस मैम, जो वो आपने थोड़ा सा डॉक्टर, पढ़ा था कि उसमें हम लोग कलर देखते हैं, रेड और ब्लू अच्छा अपीयर ओके होता है, ओके, सुपर होता है। इट मीन्स के मेरे बच्चों ने जनरल अल्ट्रासाउंड में बेसिक्स ऑफ डॉपलर नहीं पढ़ा हुआ, ऐसे ही है? यस मैम मैम। थोड़ा मैम बहुत पढ़ा था बस। नहीं पढ़ा। चले खैर, नहीं पढ़ा हुआ तो हम जो है हम पेल्विस को खत्म करके हम एक लेक्चर अरेंज करेंगे डॉपलर पे। डॉपलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मतलब कि मुझे जब मैंने आपके जनरल अल्ट्रासाउंड की कोर्स आउटलाइन देखी तो उसमें मुझे ना डॉपलर का नामो निशान नजर नहीं आया। तो मैंने सोचा कि फिर तो आप लोगों ने डॉपलर नहीं पढ़ा होगा ना, क्योंकि यस जनरल मैम। पढ़ के ही आप रीजनल पढ़ रहे हो ना। तो वी विल जी मैम। अरेंज अ लेक्चर अबाउट डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है? उसके यस बाद मैम। रीनल डॉपलर, कैरोटिड डॉपलर और पेरिफेरल डॉपलर, ये हम सारा इंशाल्लाह ना पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मतलब आप अच्छा लर्न कर लेंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इंशाल्लाह नहीं मैम। है कि आपने लेक्चर चलो सुन मैम। लिया और बस दैट सेंड कर दिया। मेरे बच्चों, अगर आप आपके पास मैंने आपको बुक्स फॉरवर्ड की थी रेकोजिट और यस मैम, अब्डोमिनल अल्ट्रा, आपने यस एब्डोमेन मैम। की थी। यस अब मैम। अगर आप बुक्स को देखें तो बुक्स जो है वो आप अगर बुक से पढ़ना शुरू करेंगे, आप बिल्कुल बुक्स पढ़ें, अपने नॉलेज के लिए पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़ें। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ बुक लगवा दूं तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि वो आपने बाकी सारी बुक्स भी पढ़नी है। तो मैं आपको प्रिसाइज करके लेक्चर इसीलिए बताती हूँ। मिनिमम मिनिमम मेरा जो ये होता है कि आप तक पहुंच भी जाए, नॉलेज भी पहुंच जाए और आप पे बर्डन भी ना पड़े। तो अगर बुक वाली बात हम करें तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आसान करके लेक्चर बनाती हूँ कि आपको जो है जो पढ़ लें वो लर्न किया हुआ हो। कल ये ना हो कि आपने रटे मारे हुए हों और नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएं तो बिल्कुल भूल ही जाएं सारी चीजें। तो ऐसा है कि ये आप लोग देखें, पढ़ें इसको। कोई चीज समझ नहीं आती, किसी बच्ची का कोई बच्चे का कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क मी। ओके मैम। ओके मैम। अभी आप लोगों में से कोई रेडियोलॉजी एंड डायग्नोसिस पढ़ रहे हैं जी मैम। डीपीटी मैम वालों के सेमेस्टर साथ? में है। हाँ ठीक है। शायद आप लोगों की मैम प्रीवियस लेक्चर्स में, बेटा बेटा आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। आवाज आ रही है बेटा अभी थोड़ी सी आई है, आप अपनी सिग्नल स्ट्रेंथ मैम? देख लें। जी मैम बेटा। मैं रूफ पे आया हूँ, ठीक है, मैं घर के रूफ पर आया हूँ, तो यहाँ पर भी ऐसा मसला हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि बस जो ठीक। बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर मैं उनको नंबर नहीं दूंगा। मैम देखें, हम भी एक बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं। बेटा मैं अगर आपसे बताऊं ना, तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ ना, वहाँ पे तो एक आपको व्हाट्सएप का मैसेज सेंड नहीं होता। तो प्लीज मुझसे ना ऐसी बातें मत किया करें प्लीज। जो है ना, ये लेम एक्सक्यूजेस मत दिया करें। बंदे ने अरेंज करना, मैम अरेंजमेंट आपके जिम्मे। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, आप भी मैम इस हाँ चीज को समझते हैं। और दूसरा बात ये भी है कि अगर चले लेक्चर आ गया है तो बंदा अपने तौर पर रिवाइज कर लेता है, फिर जब दोबारा क्लास अटेंड करता है तो बंदा कुछ ना। अच्छा, तो ये है कि हम लोग पढ़ चुके हैं लीवर अल्ट्रासाउंड, गॉल ब्लैडर अल्ट्रासाउंड, पेनक्रियाज, स्प्लीन, रेट्रोपेरिटोनियम और जो है रीनल अल्ट्रासाउंड। तो इंशाल्लाह हम जो है यूरिनरी ब्लैडर का भी देखेंगे। यूट्रस का हम पढ़ रहे हैं, यूट्रस की पैथोलॉजीज पढ़ेंगे, प्रोस्टेट पढ़ेंगे, प्रोस्टेटोमेगैली पढ़ेंगे, हाइड्रोसील पढ़ेंगे, हेमाटोसील पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हमने इंशाल्लाह करनी है। उसके बाद हम डॉपलर की तरफ जाएंगे। और डॉपलर की जब तक आपको समझ नहीं आएगी, हम ना तो रीनल डॉपलर पढ़ सकते हैं, ना हम कैरोटिड डॉपलर पढ़ सकते हैं, हम कोई भी डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम कोई भी नहीं पढ़ सकते। तो इंशाल्लाह हम वो भी चीज़ें कवर करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कोर्स आउटलाइन में जो है वो डेफिशिएंसीज थी, तो इंशाल्लाह हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछला लेक्चर जो था हमारा अल्ट्रासाउंड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप लोगों को समझ आ गई थी? यस जी मैम। मैम। कोई मुश्किल तो नहीं है उसमें? नो मैम। नो मैम। फिर मैंने लेक्चर शेयर किया था आप लोगों के साथ? जी मैम। यस मैम। उसमें कोई मसला तो नहीं है? मैम मॉल फॉर्मेशन थोड़ा सा फिर से बता दें। यूट्रस हाँ मॉल फॉर्मेशन। बेटा, माल फॉर्मेशन मैं आपको बता दूंगी। आज जो
आपका मैंने लेक्चर ये कहाँ तक मैं मुझे बता दीजिएगा कि मैंने लेक्चर एंड कहाँ पे किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आप मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको मैम स्लाइड यूट्रस शो हो मॉल रही है? फॉर्मेशन पढ़ाई थी, फिर उसके बाद एंड हो गया था लेक्चर। हाँ ठीक है, हम यूट्रस स्मॉल फॉर्मेशंस देख लेते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया प्लीज उनको कहें कि लेक्चर जो है वो ज्वाइन कर लें, ठीक है। हम थे यूट्रस स्मॉल फॉर्मेशंस पे। अब मेरे बच्चे पढ़ लिया था हमने। यूट्रस स्मॉल फॉर्मेशंस हम दोबारा से देख लेते हैं। कुछ बच्चों को समझ नहीं आई हुई, हम उनके लिए दोबारा से अरेंज करते हैं, ठीक है। यूट्रस स्मॉल फॉर्मेशंस मेरे बच्चों, अगर आप देखो तो जैसे कनिजेंटल हार्ट डिजीजेज होती हैं, ठीक है। हर एक का हार्ट भी नॉर्मल नहीं होता। बाकी आप लोग ना अभी अपने जितने भी सब लोग अपने माइक म्यूट कर लें ताकि शोर ना आए। एक बच्चे के शोर की वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा मेरे बच्चों, जैसे अगर आप देखें तो जो है कनिजेंटल हार्ट डिजीजेज होती हैं, ठीक है। कनिजेंटल लीवर डिजीजेज होती हैं, एनॉमलीज हर जगह हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से यूट्राइन मालफॉर्मेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप देखें आपके इर्द गिर्द हजारों ऐसे केस होते हैं कि आपको पता होता है कि भाई जो है वो फलां बंदे में फलां कनिजेंटल एनॉमली है और फलां बंदे में फलां कनिजेंटल एनॉमली है। आपके इर्द गिर्द अब नॉर्मल लोगों का एक ढेर लगा हुआ होता है, ठीक है। इसी तरह से यूट्राइन मॉलफॉर्मेशंस भी होती हैं। यूट्राइन मॉलफॉर्मेशंस के जो हैं आउटकम्स बड़े ऐसे होते हैं कि कोई बंदी मां नहीं बन सकती, ठीक है। या मल्टीपल चीजें होती हैं उसमें, किसी का साइकिल नॉर्मल नहीं होता। तो अब भाई मालफॉर्मेशंस जो हैं वो किस किस्म की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, हम अभी देखते हैं, ठीक है। अगर आप देखें तो नॉर्मल यूट्रस आपके सामने है नंबर ए इमेज में, ठीक है। आपके इसके ये बेसिकली ये कट सेक्शन है, लेकिन उससे पहले कट सेक्शन से पहले मैं आपको नॉर्मल यूट्रस दिखाती हूँ। ये तो हमारे पास कट सेक्शन है ना। मेरा बेटा आप लोग को गूगल क्रोम शो हो रहा है? जी मैम। ठीक है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास यूट्रस की इमेज है विदाउट जो है हमने इसको कट किया हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है, इसकी इंटीरियर बॉडी को रिमूव कर दिया और हमने देखा है कि भाई ये इंटरनली कैसा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ये इमेज देखें हमारे पास, तो हमारे पास यूट्रस इस शेप का है। ओरिजिनली जो कंफर्म जो क्लियर जो पिक्चर जो एनाटॉमी है वो हमारे पास ये है, ठीक है। लेकिन हमने चूंकि स्टडी करना होता है भाई, इसकी लेयर्स स्टडी करनी है, हमने इसकी कैविटीज को स्टडी करना है, हमने जो है ये देखना है कि भाई कैसे फ्लोपियन ट्यूब्स जो है उनकी उनका पैसेज है, ओवरीज कैसे फ्लोपियन ट्यूब्स के साथ मिल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ता है कि भाई हमें इसको कट सेक्शन में देखना पड़ता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन में देखना पड़ता है। मैं अगर आपको दिखाऊं इमेज इसका, खैर ये तो पता चल गया ना कि भाई ये हमारे पास जो है, अगर आप इस इमेज को देखें तो हमारे पास इसमें यूट्रस है, फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, ओवरीज हैं। ओवरीज जो है ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू यूट्रस से कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये हमारे पास राउंड लिगामेंट है और वेजाइना, सर्वेक्स और यूट्रस। अब क्लियर हो गया कि भाई अब ये हमारे पास नॉर्मल बॉडी है। अगर हम इसकी इंटीरियर सरफेस को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास कौन सी जो है वो इमेज आएगी। स्लाइड्स आपको शो हो रही है मेरे बच्चों? क्लास आपको स्लाइड्स शो हो जी रही है? मैम। जी मैम। ठीक है। अब हमने अगर इसका हो रही है इंटीरियर मैम। लेयर काट दी तो हमने क्या किया, हमें ये लेयर नजर आई। अब हमने माल फॉर्मेशंस को अगर डिस्कस करना है तो हमारे पास पहली तो बात है, हमारे पास यूनिकॉर्निएट यूट्रस है। भाई अब यूनिकॉर्निएट यूट्रस क्या है? ओनली 1/2 ऑफ द यूट्रस हैज डेवलप्ड,
कि क्या हुआ कि हमारे पास 1/2 डेवलप हुआ। अगर आप नॉर्मल यूट्रस में देखें तो आपके पास ये 1/2 है और ये 2nd हाफ है, लेकिन यूनिकॉर्न्यूएट में क्या हुआ कि सिर्फ 1/2 डेवलप हुआ। ठीक है, अब हमारे पास है यूट्रस डिडेल्फस। गूगल क्रोम शो हो रहा है। बेटा आप जरा सा रिफ्रेश करें, बाकी लोगों को स्लाइड्स शो हो रही हैं, अपना सिस्टम रिफ्रेश करें। मैम नहीं शो हो रही स्लाइड्स, नहीं शो हो रहा है। एक सेकंड में दोबारा से शेयर कर लेती हूँ। किसी एक बच्चे को हो रही थी, मुझे लगा कि सब हो रही है। बेटा आप शो हो रही है? यस मैम। ठीक है, मैंने आपको यही बताया कि नॉर्मल यूट्रस में दिस इज द 1/2 एंड दिस इज द अदर हाफ। यूनिकॉर्नेट यूट्रस में हमारे पास क्या है कि सिर्फ ओनली 1/2 डेवलप हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यूट्रस डिडेल्फस। हमारे पास यूट्रस डिडेल्फस में दोनों हाफ डेवलप हुए, लेकिन वो दोनों क्या हैं, सेपरेट हैं। ठीक है, ये अलग अलग हैं, इसको हम कहेंगे यूट्रस डिडेल्फस। अब हमारे पास है बाइकार्नुएट यूट्रस। बाइकार्नुएट यूट्रस में भी हमारे पास दोनों हाफ डेवलप हो जाते हैं, लेकिन वो सेपरेट नहीं होते, वो क्या होते हैं, आपस में वो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और इनके पास क्या होती हैं, 2 एंडोमेट्रियल कैविटीज होती हैं। अब अगर बात की जाए तो सेप्टेट यूट्रस, तो मेरे बच्चों सेप्टेट जो है नॉर्मल है, इसमें क्या है, सिर्फ एक सेप्टम बना हुआ है, जस्ट लाइक हार्ट में एक सेप्टम होता है जो राइट और लेफ्ट को डिवाइड कर देता है, तो इसी तरह से एक क्या है, इसमें सेप्टम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सेप्टेट में भी हमारे पास क्या है, 2 एंडोमेट्रियल कैविटीज बन जाती हैं। अगर आर्कुएट यूट्रस की बात करें तो आर्कुएट यूट्रस में हमारे पास जो एक्सटर्नल सरफेस है वो यूट्राइन कैविटी में प्रोट्यूड हुई हुई होती है। सिर्फ उसका क्या है कि प्रोट्यूड जो हो जाती है बॉडी एंडोमेट्रियल कैविटी में, इस वजह से उसको आर्कुएट यूट्रस कहते हैं। और हाइपरप्लेजिया में क्या है कि हमारे पास जो मायोमीट्रियम है उसका मस्कुलर मैस ज्यादा हो जाता है और एंडोमेट्रियल कैविटी जो है वो थिन होती है, किसकी वजह से कि भाई हाइपरप्लेजिया हो गया है। ठीक है, और अगर हाइपोप्लेजिया की बात करें या एजनेसिस की बात करें तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो सेल्स हैं वो कम होंगे, तो वो हाइपो होगा। हाइपर में क्या है कि हाइपर में सेल्स की तादाद ज्यादा हो जाती है। अब समझ आ गया? जी मैम, यस मैम। थैंक यू, थैंक यू। अब अगर हम आगे चलें तो बाइकार्नुएट यूट्रस का क्या था, 2 हाफ से। ठीक है, लेकिन क्या है, अलग अलग है। तो ये हमारे पास, मेरे बच्चों आप लोगों ने हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी का नाम सुना है? जी मैम, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था सलाइन हिस्टेरोग्राफी। नो मैम। वो सेम है मैम, सलाइन हिस्टेरोग्राफी और बेटा मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास अल्ट्रासाउंड की इमेज है बाइकार्नुएट यूट्रस की, ये हमारे पास हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी की इमेज है। हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी में बेसिकली ये होता है, अब ध्यान से नाम सुनो, एक होती है हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी। इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है कि हमने फ्लोरोस्कोपी के अंडर जो है पेशेंट को कैथीटर से कंट्रास्ट पास करके फ्लोरोस्कोपी के जो अंडर हम इमेज गाइड लेते हैं, फ्लोरोस्कोपी में बेसिकली एक्स-रेज यूज हो रही होती हैं, तो उसमें हम डायग्नोसिस करते हैं कि भाई कौन से टाइप का जो है, कौन से टाइप की यूट्राइन मालफॉर्मेशन पेशेंट में डायग्नोज हो रही है। तो ये हमारे पास जो है वो हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी की इमेज है, ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक इमेज है। इसके बाद अगर यूट्रस डिडेल्फस की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, यूट्रस है और यूट्रस डिडेल्फस के 2 हाफ हैं। तो ये पूरे का पूरा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड स्प्रेड हुआ है। ठीक है, 2 हाफ्स आपको क्लियर नजर आ रहे हैं, दिस इज 1/2 एंड दिस इज द अदर हाफ। ये राइट हाफ है और ये लेफ्ट हाफ है। ठीक है, अब हमारे पास एक थी हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया में क्या होता है कि जिसमें यूट्रस स्मॉल हो जाता है। ठीक है, उसके सेल स्मॉल हो जाते हैं। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, लेकिन ये यूट्रस है इतना छोटा है कि हमें क्या है कि वो दिखाई भी बड़ी मुश्किल से दे रहा है। ये उसकी हमारे पास जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है और ये क्या है, ये उसकी लेंथ है और ये विड्थ है। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि पेल्विक अल्ट्रासाउंड लॉन्गिट्यूडनल शोइंग यूरिनरी ब्लैडर एंड एब्सेंट यूट्रस, इसमें हमारे पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर तो आपको नजर आ रहा है लेकिन यूट्रस का नामो निशान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इतना ज्यादा हाइपोप्लेजिया है, इतना ज्यादा स्मॉल यूट्रस है कि वो नजर ही नहीं आ रहा कि है भी या नहीं है। ठीक है, sagittal and transverse ultrasound images show a markedly hypoplastic uterus measuring less than 4.8,
6 and 2.7 centimeter in the middle aged female patient with primary infertility. प्राइमरी इनफर्टिलिटी का क्या मतलब है कि बच्चे हुए ही नहीं हैं, ठीक है। उसे मतलब कि कुछ खवातीन में ऐसे होता है कि बच्चे प्रेगनेंसी होती तो है लेकिन जो है उनके या तो अबॉर्ट हो जाती है या रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं या जो है वो प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग नहीं होती। कुछ खवातीन में ये केस होता है, लेकिन कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जिनमें क्या है यूट्रस में यूट्रस हाइपोप्लेजिया की वजह से उसमें जो है कभी वो कंसीव कर ही नहीं सकती, तो वो ये केस होते हैं कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी है। अगर आपको यूट्रस का ये आपने हिस्ट्री मैटर्स अ लॉट, ठीक है। जब भी आपके पास पेशेंट आएगा पहली बात तो ये है कि भाई आपने पूछना है कि खातून की एज क्या है, एज के बाद आपने पूछना है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या था, उसके बाद आपने पूछना है कि मैरिड है तो मैरिड शादी को कितने साल हो गए हैं और बच्चे हुए हैं, कभी कंसीव किया है या नहीं किया, तो उसमें हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। जब तक आप प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लेंगे आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते, ये मेरी बात याद रखिएगा, ठीक है। यूनिकॉर्नेट यूट्रस में आपको मैंने बताया था कि भाई एक ही हॉर्न है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूट्राइन कैविटी है और ये हमारे पास क्या है, सर्वेक्स है। Two-dimensional image of a didylphic uterus with a gestational sac arrow in the left horn, ठीक है। ये हमारे पास यूट्रस डिडिल्फस है। यूट्रस डिडिल्फस में आपको पता है कि 2 हॉर्न्स हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस वाली खवातीन कंसीव नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन यूट्रस डिडिल्फस वाली और जो है यूनिकॉर्नेट यूट्रस वाली खवातीन कंसीव कर सकती हैं। अगर आप देखें तो ये हमारे पास राइट हॉर्न है, ये हमारे पास लेफ्ट हॉर्न है। लेफ्ट हॉर्न में गेस्टेशनल सैक मेजर्ड हुआ है, ये आपको 2+ के साइन नजर आ रहे हैं और ये एरो भी शो कर रहा है कि भाई लेफ्ट हॉर्न में क्या है। अब ये प्रेगनेंसी जो है वो आगे चलेगी या नहीं चलेगी, बेबी ग्रो होगा या नहीं होगा, ये मैटर करता है पेशेंट की कंडीशन पे, ठीक है। बाइकॉर्नुएट यूनिकोलिस वन सर्वाइकल कैनाल सेंट्रल मायोमीट्रियम एक्सटेंड्स टू इंटरनल सर्वाइकल ऑस। इसमें मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास क्या है, एक सेप्टम क्रिएट हो जाता है। हमारे पास सर्वाइकल कैनाल एक ही होती है लेकिन सेंट्रल मायोमीट्रियम जो है उसने क्या किया हुआ होता है, एक सेप्टम बनाया हुआ होता है, ठीक है। ये हमारे पास बाइकॉर्नुएट यूट्रस विथ प्रेगनेंसी इन वन हॉर्न। हमारे पास जब पीछे वाली मैंने आपको अल्ट्रासोनिक इमेज दिखाई तो उसमें लेफ्ट हॉर्न में गेस्टेशनल सैक आपको नजर आ रहा था, लेकिन इसमें आपको राइट हॉर्न में जो है वो गेस्टेशनल सैक नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो बाइकार्नुएट यूट्रस में अगर जो है वो बेबी ग्रो करेगा और टर्म तक प्रेगनेंसी जाएगी। टर्म तक प्रेगनेंसी जाने का ये मतलब है कि भाई 3rd सेमेस्टर कंप्लीट होगा। तो उसमें अगर आप देखें तो मायोमीट्रियम तो दोनों हाफ में थी ना, इस एंडोमीट्रियम दोनों हाफ्स में थी। एक जो हाफ था यूट्रस का उसमें जो है वो प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग्ड हुई, टर्म तक पहुंची, लेकिन दूसरा हाफ जो है वो क्या है, खाली रह गया। ये बच्चे क्लियर है। और ऐसे कंडीशंस में, ऐसी यूट्राइन मॉलफॉर्मेशंस में जो है सी सेक्शन ही एक ऑप्शन होता है कि उससे पेशेंट जो है वो मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस में जाता है, ठीक है। सेप्टेट यूट्रस, सेप्टेट यूट्रस, जी बेटा। मैम ये जो आपने बताया बाइकॉर्नुएट यूट्रस जो है ये बाय बर्थ फीमेल में ऐसा होता है या ये किसी प्रेगनेंसी की माल न्यूट्रिशन की वजह से ऐसा होता है? बेटा हम कैनिजेंटल अबनॉर्मेलिटीज पढ़ रहे हैं ना, अगर आपको याद मैम। हो तो मैंने क्या कहा था कि हम कैनिजेंटली जो यूट्राइन मालफॉर्मेशंस हैं हम वो पढ़ रहे हैं जी। तो ये कैनिजेंटली ही होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जरूरी नहीं होता कि हर बंदे की 2 आंखें हों, जरूरी नहीं होता कि हर बंदा हाथ में 5 उंगलियां लेके पैदा हो, किसी की 6 भी होती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं होता जरूरी नहीं होता कि आपके इर्द गिर्द अब नॉर्मल बेबीज पैदा होते हैं या नहीं होते, आपके इर्द गिर्द अब नॉर्मल लोग होते हैं या नहीं होते, होते हैं ना। जी मैम। तो ये हम यूट्राइन कनिजेंटल अबनॉर्मेलिटीज की बात ही कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जगह जगह आपको लगा होता है पैदाइशी कटे होंठों के लिए जो है वो फ्री मेडिकल कैंप या फ्री सर्जिकल कैंप, ठीक है। जिन लोगों का जो है पैदाइशी तौर पे जिनकी आंखों का कोई मसला है उनके लिए फ्री कैंप। तो ये वही कनिजेंटल अबनॉर्मेलिटीज के साथ जो लोग होते हैं जिनके सुनने की समात नहीं होती, देखने की नहीं होती, उसी तरह हमारे पास। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम मालफॉर्मेशंस के लिए कोई भी कैंप नहीं लगाया जाता कहीं पे भी।
स्पेशली इन पाकिस्तान। आंखों के लिए लगा लेते हैं, कंटे होंठों के लिए लगा लेते हैं, कुव्वत समात जिन लोगों की नहीं ठीक उनके लिए लगा लेते हैं, लेकिन इस चीज़ पे कोई भी जो है वो फोकस नहीं करता, ठीक है। सेप्टेट यूट्रस मोस्ट कॉमन एनॉमली 55%। सेप्टेट यूट्रस जो एनॉमली है बेसिकली 55% पेशेंट्स में ये आती है। कंप्लीट सेप्टेशन भी हो सकती है, इनकम्प्लीट भी हो सकती है। अगर आप देखें तो आपको राइट साइड पे कंप्लीट सेप्टेशन नजर आ रही है, लेकिन लेफ्ट साइड पे आपको इनकम्प्लीट सेप्टेशन नजर आ रही है, ठीक है। 25% अर्ली अबॉर्शंस, ऐसे केस में 25% जो खवातीन हैं उनके अर्ली अबॉर्शंस हो जाते हैं, पहले 4 हफ्तों में या 6 हफ्तों में अबॉर्शन हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि जो 5 to 7 जो है वो लेट अबॉर्शंस होते हैं, लाइक अबॉर्शंस इन सेकंड मंथ या थर्ड मंथ, या क्या है प्री मेच्योर लेबर्स। अगर प्रेगनेंसी वो हो भी जाती है, कैरी ऑन हो भी जाती है, तो क्या होता है प्री मेच्योर लेबर्स आते हैं और प्री मेच्योर लेबर्स की वजह से जो है वो बेबी अबॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एनॉमलीज जो हैं ये ट्रीटेबल हैं, इनको सर्जरी के जरिए ट्रीट किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। बेटा अब तो कोई मसला नहीं है ना, अब तो समझ आ गई है? जी मैम, यस मैम। थैंक यू। ठीक है। अब कंक्लूजन की तरफ आए तो ऑल यूट्राइन एनॉमलीज नेगेटिवली अफेक्ट द लाइव बर्थ रेट एंड रिजल्ट इन हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस। जितना भी हमारे पास लाइव बर्थ रेट आ रहा है, एनॉमलीज सारी उसको इफेक्ट कर रही हैं कि भाई एनॉमलीज की वजह से जो है वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं एंड रिजल्ट इन हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन। और अगर कोई खातून इसके साथ कंसीव करती है तो क्या होता है कि माँ या बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस का यही मतलब होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर कहीं सी सेक्शन वगैरह का भी मामला हो तो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो बचेगा या नहीं बचेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मलेरियन एनॉमली, cervical incompetence, spontaneous miscarriage, preterm delivery, breech presentation, abnormal fetal lie, and intrauterine growth restriction are all increased to a variable degree 167. अब बात ये है कि मैंने आपको हिस्टोलॉजी नहीं पढ़ाई, हिस्टोपैथोलॉजी नहीं पढ़ाई, ऐसा ही है? आप लोगों ने खुद से हिस्टो पढ़ी है? मतलब पहले सेमेस्टर्स में आप लोगों ने हिस्टो नो पढ़ाई? मैम। मैं आपको इसीलिए मैंने यहाँ पे हिस्टोलॉजी नहीं डाली। हिस्टोलॉजी इसलिए नहीं डाली, हिस्टोलॉजी बेसिकली है टिश्यू स्टडी, ठीक है। अब भाई मलेरियन एनॉमली क्या है कि भाई जब बेबी जो है वो फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है वो क्रोमोसोमल चेंजेस में होता है, ठीक है। तो मलेरियन एनॉमली ये एनॉमलीज बेसिकली पहले 3 महीनों में ही डेवलप होती हैं। तो 5th मंथ में, जब प्रेगनेंसी का 5th मंथ होता है तो उसमें होता है एक एनॉमली स्कैन। नाम सुना है एनॉमली स्कैन का? यस मैम। एनॉमली स्कैन का मतलब ये होता है कि उसमें हमने पेशेंट को ये बताना होता है स्कैन करके कि बेबी का ब्रेन ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा, किडनीज ठीक हैं या नहीं है। उसके अलावा उसके अब्डोमिनल ऑर्गन्स, उसके चेस्ट के ऑर्गन्स, उसकी स्पाइन, उसके दोनों हाथ, उसके दोनों बाजू, उसके दोनों पाँव, उसके दोनों टांगे, ये ठीक हैं या नहीं है। और ये जब भी एनॉमली स्कैन करवाया जाए या किया जाता है तो किसी कंसल्टेंट से करवाया जाता है। कोई आम बंदा एनॉमली स्कैन नहीं कर सकता जस्ट लाइक के किसी ने वैसे अल्ट्रासाउंड सीख लिया तो उससे आप एनॉमली स्कैन करा लें, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और 5th मंथ में ही यूरोप और अमेरिका में 5th मंथ में एनॉमली स्कैन में जब कोई एनॉमली प्रेजेंट हो तो पेरेंट्स को बताया जाता है कि भाई आपका बच्चा जो है वो नॉर्मल नहीं होगा, अब नॉर्मल होगा, तो अगर आप इसको अबॉर्ट कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, ठीक है। तो इस सब का कंक्लूजन ये है कि इन एनॉमलीज की वजह से सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होता है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का ये मतलब है कि शुरू में पहली स्लाइड में आपको मैंने इंटरनल लॉस और एक्सटर्नल लॉस दिखाई थी। तो जब सर्वाइकल कॉम्पिटेंट ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज, फौरन से मिसकैरेज हो जाएगा। प्री टर्म डिलीवरी के टर्म से पहले अब नॉर्मल बच्चे पैदा होंगे। ब्रीच प्रेजेंटेशन मैंने आप लोगों को पिछले सेमेस्टर नहीं, आप लोगों को वीडियो दिखाई थी मैंने ऑब्स्टेट्रिक स्कैन की। ब्रीच प्रेजेंटेशन बेसिकली ये होती है, मैंने अगर आगे आपको मैंने ऑब स्कैन बताना है, पढ़ाना है, तो उसमें आपको मैं सारी प्रेजेंटेशंस बच्चे की दिखाऊंगी। ब्रीच प्रेजेंटेशन सिंपली ये समझ लें कि जो है बच्चा उल्टा है पेट में, ठीक है।
उल्टा जी जो मैम। बच्चा होता है उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल फीटल लाई कि बच्चा नॉर्मली लाई नहीं कर रहा, बच्चा नॉर्मल लाई ना करे तो उसमें क्या हो जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, कि यूट्रस के अंदर बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती। जब ग्रोथ नहीं होगी तो वो क्या होगा, अब नॉर्मल बेबी होगा। कंक्लूजन ये निकलता है कि ये सब यूट्राइन मॉलफॉर्मेशन से क्या है, ये सारी चीजें और ये सारे आउटकम्स हो सकते हैं। और अगर कोई डायग्नोज कर लेता है यूट्राइन मॉलफॉर्मेशंस को अल्ट्रासाउंड पे तो उसको सर्जरी सजेस्ट करनी चाहिए। मैम अगर जो बेबी का लाए है वो अगर ट्रांसवर्स या ओब्लिक प्रेजेंटेशन पे हो तब क्या तब भी मतलब चांसेस होते हैं ये एबॉर्शन के या एबनॉर्मल जो सी सेक्शन वगैरह करवाते हैं? जी, उसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, उसमें सी सेक्शन ही होता है और पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेशन में ही रहता है कि भाई जब भी प्रेजेंटेशन ठीक नहीं होगी बेबी की तो पेशेंट के लिए तो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? जी मैम होगी। अब आते हैं हम इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस की तरफ कि इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस बेसिकली है क्या चीज़ मैम। और हम इसको प्लेस क्यों करते हैं और कितने टाइप्स की होती है ये हम देखेंगे। जी बच्चा बोलो। मैम सिफेलिक में अपना बेबी का हेड नीचे की तरफ होगा ना? बेटा मैंने क्या कहा है कि मैं आपको ऑब्स्ट्रेटिक स्कैन पढ़ाऊंगी और उसमें सारी प्रेजेंटेशंस बताऊंगी, अभी यही कहा है या नहीं कहा? जी मैम आपने कहा है अभी। और उससे बात ये है कि कुछ बच्चों को पता है कि भाई कफेलिक प्रेजेंटेशन क्या है, ब्रीच क्या है, लेटरल क्या है, ओब्लीक क्या है, सारे बच्चों को नहीं पता। ऐसे ही है कि नहीं है? तो मैं जो Yes, सारी ma'am. जो बाकी की सारी क्लास है, मैं एक बच्चे को बता के बाकी सारी क्लास का जो है वो उसके कॉन्सेप्ट्स खराब नहीं करना चाहती, इसलिए जब मैं खुद पढ़ाऊंगी तो सारी चीजें क्लियर करूंगी, वीडियोस भी दिखाऊंगी, ठीक है। इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस के नाम से ही है कि एक डिवाइस है जो यूट्राइन में हम प्लेस करते हैं, ठीक है। यूट्रस की अगेन कट सेक्शन है आपके पास सामने, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस इन प्लेस। हमारे पास इस एरिया में एंडोमेट्रियम थी, ये हमारे पास ओवरी थी, ओवरी से ओवा जो है वो ट्रेवल करता है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो ट्रेवल करके ओवा और स्पर्म दोनों ट्रेवल करके एंडोमेट्रियम में आके लाई करते हैं और उसके बाद बेबी की ग्रोथ स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन जब हम इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करते हैं तो क्या है कि बेशक ओवा आके ट्रेवल करके फ्लोपियन ट्यूब में, बेशक एंडोमेट्रियम में भी आ जाए, लेकिन क्या है कि एक एक्सटर्नल चीज, एक फॉरेन ऑब्जेक्ट, एक फॉरेन पार्टिकल अगर एंडोमेट्रियम में पड़ा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि प्रेगनेंसी हो सके। क्लियर है यहाँ तक? इसकी दो टाइप्स हैं, एक टी शेप्ड आईयूडी है, एक हार्मोन आईयूडी है, ठीक है। ये दोनों का काम क्या है ये हम अभी पढ़ते हैं। The copper IUD, the copper IUD intrauterine device is a small plastic device with copper wire wrapped around it and a fine nylon string attached to end. When the IUD is in place, the string comes out through the cervix into the top of the vagina. ठीक है कि क्या है कि कॉपर आईयूडी क्या है, एक स्मॉल प्लास्टिक की डिवाइस है जिसके इर्द गिर्द कॉपर की तार लपेटी हुई होती है, ठीक है। अगर आप ये देखें तो आपको एक वायर लपेटी हुई नजर आ रही है? यस मैम। जी ठीक है, मैम। तो इसकी जो स्ट्रिंग है वो सॉरी इसकी जो स्ट्रिंग है वो बाहर की तरफ है, सर्वेक्स से बाहर की तरफ आ रही है, सर्वेक्स में आ रही है, ठीक है। हार्मोन आईओडी को मरीना भी कहते हैं। द हार्मोनल आईओडी इज अ स्मॉल प्लास्टिक टी शेप डिवाइस दैट कंटेन्स प्रोजेस्ट्रॉन। कॉपर आईओडी में कॉपर होता है, हार्मोन मरीना में हमारे पास क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है। दिस इज अ सिंथेटिक वेरिएंट ऑफ द नेचुरल हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन। एक आपकी बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है, एक क्या है सिंथेटिकली जो है हम उसमें डिवाइस में हार्मोन होता है। द डिवाइस हैज अ कोटिंग मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन इनटू द यूट्रस। Like the copper IUD, it has fine nylon string attached to the end to make checking and removal it easier.
ठीक है। जो हमने इसके साथ जो स्ट्रिंग लगाई हुई है बेसिकली इसके लिए चेक करने के लिए लगाई हुई है कि ये इन प्लेस है या नहीं है, और जब इसको रिमूव कराना हो तो ताकि इजीली क्या है रिमूव हो जाए। और आपके पास जो है डेली रूटीनली बेसिस पे खवातीन आती हैं सिर्फ ये चेक करवाने के लिए कि उनकी डिवाइस जो है वो कहीं मिसप्लेस तो नहीं होगी, कहीं जो है वो किसी और ऑर्गन में स्किप तो नहीं होगी। मिसप्लेस होने से एंडोमेट्रियम से क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अल्ट्रासाउंड करके ये बताना होता है कि पेशेंट पे कि भाई डिवाइस जो है वो सेफ पोजीशन में है। ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपको नंबर ए में 2D सैजिटल इमेज में आपको डिवाइस नजर आ रही है। 3D इमेज शो द यूनिफॉर्मली एकोजेनिक स्टेम। 2D इमेज और 3D इमेज का कॉन्सेप्ट है, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, लेकिन ये नहीं, ये तो जनरल अल्ट्रासाउंड में पढ़ने वाला था ना। यस मैम, इज इट 2D सो? हाँ, तो 2D में अगर आप देखें तो आपको सिर्फ एक स्ट्रिंग नजर आएगी, लेकिन 3D इमेज में आपको पूरी की पूरी कॉपर डिवाइस नजर आ रही होगी। ठीक है। जी मैम। ठीक है। Intrauterine contraceptive device seen here approximately 1.5 centimeter from the end of the uterine fundus। ठीक है। अरे मेरे बच्चों अगर देखो तो ये हमारे पास यूट्राइन फंडस है। ठीक है। तो ये तकरीबन फंडस से 1.5 सेंटीमीटर जो है वो अवे है। ठीक है। जब मैंने आपको नॉर्मल यूट्रस दिखाया था तो एंडोमेट्रियम इसी एरिया में लाइक कर रही थी ना, एक स्ट्रीक लाइक अपीयरेंस थी। यस मैम। तो अब एंडोमेट्रियम में इसका क्या मतलब है कि ये करेक्टली पोजीशनड है। ठीक है। लेकिन अगर ये मायोमेट्रियम में गई हुई होगी, अगर ये हमें सर्वेक्स में मिलेगी, अगर हमें जो ये यूट्रस से बाहर नजर आएगी तो इसकी क्या होगी, ये इनकरेक्ट पोजीशन होगी। ठीक है। अगर आप देखें तो इसकी जो स्ट्रिंग है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, डिवाइस है, लेकिन डिवाइस की स्ट्रिंग हमें जो है वो सर्वाइकल कैनाल में नजर आ रही है। इसका ये मतलब है कि इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस इज इन करेक्ट पोजीशन। ठीक है। जी मैम। ये तो हमारा थोड़ा सा रह गया था यूट्राइन पैथोलॉजी। हमारा नेक्स्ट जो है वो था टॉपिक था बेटा, यहाँ था कोई मसला कोई मुश्किल? नो मैम। नो मैम। सबको समझ आ गई है? यस मैम। समझ तो सबको आ जाती है, सवालों के जवाब कोई नहीं देता, ये बड़ा मसला है कि नहीं है? मैम है तो ऐसे ही है। जी मैम। क्या हुआ? अच्छा, जस्ट अ सेकंड, मेरे बच्चे में खोल लेती हूँ लेक्चर। बेटा जब स्लाइड्स शो होना शुरू हो जाए तो मुझे बताइएगा, ठीक है? हो रही है मैम शो। हो रही है मैम शो। कौन सी शो हो रही है? पैथोलॉजी मैम ऑफ अभी जो आपने एंडोमेट्रियम। एक पैथोलॉजी ऑफ सेकंड, एंडोमेट्रियम। मैंने आपको पढ़ाना क्या था वो नहीं मिल रहा मुझे। खैर इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे, पैथोलॉजीज ऑफ एंडोमेट्रियम को। ठीक है। लेकिन ये नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो है हम इसको फर्दर जो है वो सोनोग्राफिकली भी देखेंगे और इसके साथ एंडोमेट्रियम की पैथोलॉजी के साथ मायोमेट्रियम की क्या पैथोलॉजी। जी बेटा। मैम आप एबनॉर्मल बेबीज की आप बात कर रही थी। जी बच्चा बोलो, जी बच्चा बोलो। बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही।
बेटा आप चैट में मुझे जिन बच्चों का नेटवर्क इशू है वो मुझे चैट में बता दो। वो एबनॉर्मल बेबीज को बेटा आपको मैंने कहा है कि आप मुझे चैट में मुझे अपना क्वेश्चन, बेटा चैट में अपना क्वेश्चन बता दें। अच्छा बच्चों, किसी और को कोई मसला तो नहीं है? नो मैम। ठीक नो है। मैम। आपको लेक्चर में तो मसला नहीं होता, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो आपके आंसर्स नहीं आ रहे होते, ये मसला है। ऐसा है कि नहीं है? जी मैम मेरा मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे आपने कोई आंसर दिया था, मुझे समझ नहीं आया। बेटा आपने मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा था? हम क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आप न्यूबॉर्न उसके बेबीज की आप एबनॉर्मेलिटीज की बात कर रही थी, तो जी। कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जिनके स्किन क्रैक्स होते हैं, हाँ हाँ। वो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, और वो हमें अल्ट्रासाउंड इमेजेस में किस तरह शो होती है उनकी इमेज? स्किन के क्रैक्स। अब मुझे ये जी। बताएं आपके वो कौन से क्रैक्स की आप बात कर रहे हैं? वो तो मल्टीपल टाइप ऑफ टॉर्च सिंड्रोम में बेसिकली जो टॉर्च है टॉक्सोप्लाज्मोसिस की वजह से जो इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं बच्चों की, वो तो उस वजह से भी होते हैं। वो तो मल्टीपल टाइप ऑफ रैशेस भी होते हैं, क्रैक्स भी होते हैं। लेकिन आप किन की बात कर रहे हैं? आप मुझे वो इमेज दिखाएं तो फिर ही मैं आपको डायग्नोसिस करके बता सकती हूँ। इमेज दी है मेरे पास, मुझे वैसे एक रिलेटिव ने मुझे इस तरह बताया कि न्यूबॉर्न बेबी था, तो हाँ तो बस जैसे पैदा उसमें हुआ उसे उसके जो स्किन है ना क्रैक्स थे, आपको टॉर्च लेकिन उससे टॉर्च 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 इन्फेक्शन का पता है? नहीं मैम। मोस्टली जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें जो है टॉर्च सिंड्रोम होता है, और टॉर्च स्टेन्स पर जी मैं आपको बताती हूँ कि ये ना मल्टीपल टाइप्स इसमें आती हैं। इसमें है अच्छा टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, रुबेला वायरस होता है, साइटोमेगालो वायरस होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है और एचआईवी वायरस होता है। ये 5-6 किस्म जी के जो है इन्फेक्शंस को इकट्ठा किया गया है। तो कुछ बच्चे जो रिसेंटली मैंने अभी एक इमेज देखी, लेकिन आई एम वेरी सॉरी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती, मेरे पास वो अभी जी मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पड़ी हुई है। तो ओके ऐसे केसेस में जो है वो इन्फेक्शन के केसेस में टॉर्च सिंड्रोम के इन्फेक्शंस में जो है वो अबनॉर्मेलिटीज होती हैं। लेकिन इंशाल्लाह टॉर्च हम सिंड्रोम। बेटा आप लोगों के पास रिक्विजिट है ना? जी मैम। यस मैम। तो रिक्विजिट जो है उसमें जो है बहुत अच्छी एनॉमलीज लिखी हुई हैं। ठीक है। ओके मैं भी मैम थैंक यू। इंशाल्लाह मैं भी आपको इंशाल्लाह एनॉमलीज पढ़ाऊंगी। लेकिन ये है कि अगर आपने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पढ़नी है ना, अपने नॉलेज के लिए भी पढ़नी है, और पढ़ें आप लोग, ठीक है, आप लोगों के काम आएंगी। तो उसमें बड़ी ये इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी करके लिखी हुई है। मैंने भी जो है वो रिक्विजिट से ही एनॉमलीज सारी पढ़ी थी, बाकी चीजें मैंने सॉन्डर्स से पढ़ी थी, लेकिन जो है एनॉमलीज मैंने रिक्विजिट से पढ़ी थी। तो थैंक यू सो पैथोलॉजीज मच ऑफ एंडोमेट्रियम देख लेंगे भाई, एंडोमेट्रियम की कौन कौन सी पैथोलॉजीज हो सकती हैं। ठीक है मैम जी बेटा। मैम जैसे अभी हम लोग जो पढ़े थे यूट्रस एबनॉर्मल यूट्रस पढ़े थे जो कंजेनिटली होती हैं, उसमें जो था एक यूट्रस जिसमें जो है ना वो जो उसका वो सेपरेट होता है, वो जो है ना वो टोटली जो है ना वो सेपरेटेड होता है जी जी बेटा। एंडोमेट्रियम का। तो मैम वो जी जी मेरा क्वेश्चन ये था कि जो सेप्टम होता है अगर वो टोटली वो जैसे सेपरेटेड होता है और जो एक सेप्टम है उसके अंदर जो है वो बेबी जो है वो कंसीव हो जाता है, जो दूसरा होता है वो खाली बिल्कुल होता है, खाली रह जाता है। खाली रह जाता है। तो मैम जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो मतलब जो फीमेल का होता है वो फिर दोनों का सेपरेट होता है, मतलब वो एक साइड का सेपरेट होता होगा दूसरे साइड का सेपरेट होता होगा, इस तरह होता है? इसमें बेटा जो इसमें ना हार्मोन्स सेपरेट है या नहीं है, ये तो एक अलग चीज है ना। लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि जब प्रेगनेंसी हो गई या एक हाफ में, तो क्या दूसरे हाफ में मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला मामला तो नहीं होगा? ऐसा ही है यस मैम। आपका ये जी लेकिन जी आपको ये पता है कि जब एक खातून कंसीव कर लेती है, तो उसके बाद उसके जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। वो सारे के सारे हार्मोन्स जो हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है या एफएसएच है, उसकी जगह एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन आ जाते हैं। सारा हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाता है ना। तो एक तरफ पे अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो दूसरी तरफ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होगी ही नहीं ना। यस नहीं होंगे। हाँ। ओके तो ये मैम। है कि और दूसरी ये बात है कि जब भी अब नॉर्मल होगी,
जब भी अबनॉर्मल एंडोमेट्रियम होगी, एक चीज होती है एंडोमेट्रियोसिस, इसीलिए मैंने पैथोलॉजीज ऑफ एंडोमेट्रियम खोला कि अगर अभी आप लोग ये देख लेना तो आपकी इससे भी फर्दर चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक चीज होती है एंडोमेट्रियोसिस, तो एंडोमेट्रियोसिस मैंने आपको बताया था कि एंडोमेट्रियम कहीं पे भी जाके जो है ना लाए कर जाती है, ठीक है, वो ट्रेवल कर जाती है, स्प्लीन में चली जाती है, लीवर में चली जाती है या एब्डोमेन के किसी भी ऑर्गन में चली जाती है, तो वहां पे वो हार्मोन को रिस्पॉन्स करती है। और जो अब नॉर्मल ब्लीडिंग के साथ खवातीन आ रही होती हैं तो उनमें यही एंडोमेट्रियम पैथोलॉजीज वाला ही मामला होता है, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम की अगर आप थिकनेस देखें, हम अगर पैथोलॉजीज ऑफ एंडोमेट्रियम में देखें, सॉरी, प्रोलिफरेटिव फेस और सिक्रीटरी फेस मैंने आपको क्लियर कर दिया था, ऐसा ही है। यस मैम। जी मैम। अच्छी तरह समझ आ गई थी, उसमें कोई मसला तो नहीं था ना कि आप दोबारा ओ मैम। समझाऊं? ठीक है। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में जो है वो अनस्टिमुल वो बेटा जिस बच्चे का नेट का कनेक्शन हुआ करे वो प्लीज चैट में मुझे बताए, क्योंकि एक बच्चे की वजह से ना, आई एम वेरी सॉरी बेटा, आई नो कि आपका जो है बेटा ये इरम सईद जो बच्ची है, बेटा आप मेरे से जनरल अल्ट्रासाउंड भी पढ़ रहे हो? नो मैम, ट्रीटमेंट कर रही हूँ। बेटा आपका ही मुझे ईमेल आया था कि मैं एक जिप फोल्डर बना के सारी रिकॉर्डिंग्स जो है वो उसमें इकट्ठे जोड़ के मैं आपको जो है वो कंबाइन करके आपको मेल करूं, आपका ही मुझे आया था। बेटा बाकी सब लोगों को सारी रिकॉर्डिंग्स मिल गई थी? बच्चे आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिल गई हुई हैं? मैम को रत नहीं है, मुझे भी काइंडली मैम मिल गई हुई है ना? तो बेटा जिस बच्चे के पास रिकॉर्डिंग नहीं है या जिस बच्चे ने क्लास लेट ज्वाइन की है वो अपने साथ वालों से रिकॉर्डिंग्स ले ले, ठीक है। टीचर्स के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि एक एक बच्चे की मेल में उसको सारी रिकॉर्डिंग्स जो है ना वो इकट्ठी करके भेजे, ठीक है। थोड़ा सा मैम उसका मुझे फिर पता जी जी एक क्लास का ग्रुप बना होता है जिसके अंदर सारी चीजें डिस्कस होती हैं। अगर किसी को कोई चीज चाहिए होती है तो वहां से बेटा आपकी मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा आप जो भी बच्चे बात कर रहे मैम हो कोई आप ग्रुप नहीं बना हुआ मेरे ख्याल के साथ। बेटा आप लोग हनान अपना बात व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। हनान बच्चे एक तो अपना जो है ना आईडी की जगह अपना नाम लिखो, ताकि मुझे पता चले कि भाई इस आईडी जी वाले बच्चे का नाम क्या है। और दूसरा ये है कि आप जो भी क्लास जितने भी बच्चे इस वक्त हो, मेरे पास 71 बच्चे हो, वैसे तो 80 की क्लास है, आप लोग अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, जी जी ठीक है। और जी व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप अपना क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, अभी बेशक शेयर कर लो, ठीक है। और जी व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे मेरी सब लेक्चर्स किस बच्चे बच्ची ने लिए हैं? ये पूछे मैंने मैम। नादर हुसैन और बच्ची का क्या नाम है जिसने आयशा सारे इम्तियाज लेक्चर? मैम। आयशा इम्तियाज और नादर हुसैन, आप अपनी जो है वो चैट में अपनी दोनों अपना जो है नंबर शेयर करें और अपनी जो है वो आईडी शेयर करें। और मैम मुझे दूसरा ये बता दें कोई हमारी क्लास की असेसमेंट हुई है या असाइनमेंट वगैरह आपने अभी तक दी है बच्चों को? बेटा आपने कितने लेक्चर्स लिए हैं? जिस बच्चे ने मेरे से असेसमेंट का पूछा है, नाम क्या आपका? मैम हनान मेरा नाम है और मैम ये मेरा बेटा आई हनान थिंक आपने कितने लेक्चर लिए हैं? मैम थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर है। इस वक्त तक मेरे 11 लेक्चर हो चुके हैं बच्चों के साथ, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी क्वेरीज हैं ना अपने साथ वालों के साथ पूछ लें। अच्छा बेटे आप लोगों ने कर दी हनान सॉरी नादर हुसैन और आयशा इम्तियाज। नादर हुसैन जी मैम। नादर हुसैन और आयशा इम्तियाज एक ग्रुप बनाए, ठीक है। आप दोनों एडमिन बन जाएं और सब लोगों को जो है ना, सब लोग जितने भी इस वक्त मेरे क्लास में बच्चे प्रेजेंट हैं, सब लोग उस ग्रुप में जो है वो ऐड होते जाएं, ठीक है। और जो भी क्वेरीज हों वो नादर हुसैन और आयशा इम्तियाज से पूछ लिया करें, क्योंकि इन बच्चों ने सारे के सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, ठीक है। मुझे पता है
ग्रुप बना हुआ है, तो जो बच्चा ऐड नहीं है उसको लिंक भेज दें। बेटा जो बच्चा ऐड नहीं है अपना चैट में अपना नंबर शेयर करे और वो ग्रुप में उसको ऐड कर लें बेटा, आप जो भी ग्रुप एडमिन है, ठीक है। ओके मैम। बेटा हनान आप ग्रुप में नहीं हो? कौन सा बच्चा ग्रुप में नहीं है? मैम हनान नहीं था ग्रुप के अंदर। हनान बच्चे मैम अपना जो है इसका नंबर शेयर कर दिया, अभी ऐड कर देंगे। बेटा हनान जो है वो अपना इरम सईद और जो है वो आप लोग अभी जो है ना हनान, ये आप लोग ग्रुप में ऐड हो, जो अपना इरम सईद भी अपना नंबर ऐड करवा लो और हनान अपना नंबर ऐड करवा लो। और किसी बच्चे को कोई मसला तो नहीं है? मैम चैट आप में नंबर काइंडली इन बच्चों से कह दें कि जितने लेक्चर्स हो चुके हैं ना वो दोबारा से एक दफा ग्रुप में सबको सेंड कर दें। मैम बेटा अभी मैं आप शेयर कर दूंगी आफ्टर लेक्चर। बेटा कर दीजिएगा शेयर। और प्लीज जो इस तरह के मैसेज करते हैं ना, जो मुझे ईमेल्स करते हैं कि हमें जो है वो एक सारा जिप फोल्डर बना के सारी चीजें अटैच करके हमें एक मेल करें, तो ये मुझे पता है हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ बैठे हुए, लेकिन ये किसी भी टीचर के लिए एक एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता। ये बात तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं ना कि मेरे पास अगर एक क्लास में 80 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में 80 बच्चे हैं, तीसरी क्लास में 80 बच्चे हैं, 4 सेक्शंस हैं मेरे पास, तो हर एक बच्चे के लिए अगर मैं इस तरह से फैसिलिटेट करने लग जाऊंगी तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप लोग बच्चे आप लोग कर लें आपस में, जो भी नहीं ऐड उसमें वो ऐड हो जाए। और मैं आप लोग को साथ साथ ही रिकॉर्डिंग्स भेजती जाऊंगी, अब भी पहले भी मैं भेजती रही हूँ, और जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं अभी तक आपके पास आप लोग प्लीज उनको डाउनलोड कर लें, ठीक है। नेक्स्ट में कोशिश करूंगी कि आप लोगों को डाउनलोड करके जो है वो रिकॉर्डिंग भेज दिया करूं। बेटा ऐड कर लिया आयशा इम्तियाज बच्चे, आपने ऐड कर लिया बच्चे को, हनान को और मैम इरम मैं सईद को? एडमिन नहीं हूँ, नादिर एडमिन है, उसको मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया, वो ऐड कर लेगा। लेक्चर्स में नादिर सेंड कर दूंगी। नादिर बच्चे आप जो है वो आयशा जी को भी मैम। जो है ना एडमिन बना दो, जो है ना 2-3 लोग एडमिन बन जाओ, ठीक है। जी मैम। ठीक है बच्चे। जी और मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा मंडे को लेक्चर नेक्स्ट, तो उसमें हम एंडोमेट्रियल, मुझे लगा कि शायद हमारा लेक्चर ज्यादा बड़ा बना हुआ है तो वही हम आज पढ़ेंगे, लेकिन वो मुझे अभी फील हुआ कि नहीं वो इतना कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं रहता था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उसमें हम यूट्राइन पैथोलॉजीज जितनी भी हैं, चाहे वो एंडोमेट्रियम की पैथोलॉजीज हैं, चाहे वो हमारे पास मायोमेट्रियम की हैं, चाहे वो पेरीमेट्रियम की हैं, चाहे वो एडिनेक्सन हैं, वो हम सारे इंशाल्लाह जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें कवर करेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो बेटा आप प्लीज नेक्स्ट टाइम अपना कनेक्शन जो है वो सिक्योर कनेक्शन करके हना, ठीक है। और जी मैम इंशाल्लाह। ठीक है बच्चे, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। अपनी क्वेरीज, हमारे पास 10-15 मिनट हैं लेक्चर में, तो आप अपनी क्वेरीज जो भी हैं वो पूछ सकते हैं मुझसे। कोई लेक्चर समझ ना आ रहा हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, पेनक्रियाज में कहीं कोई मसला आ रहा हो, लीवर में कोई मसला आ रहा हो, स्प्लीन में कोई इश्यू चल रहा हो, या रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स ना समझ में आ रहे हो, तो प्लीज मुझसे पूछें। मैं वो लेक्चर खोल लूंगी और आपको रिवाइज करा दूंगी। मैम वो सिंपल सिस्ट और कॉम्प्लेक्स सिस्ट थी, वो मैंने पढ़ी थी लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आई, उसका एक दफा जरा कॉन्सेप्ट ओवरव्यू करवा दें। ठीक है, मैं आपको सिंपल सिस्ट और कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो है मैं आपको करवा देती हूँ। जस्ट अ सेकंड मेरे बच्चे, मुझे टाइम दो जरा, मैं ताकि लेक्चर जो है ना वो खोल लूँ। जी मैम। बाकी आप लोगों के लेक्चर्स जो है वो ठीक हैं, ज़्यादा लेंथी होने चाहिए या जैसे भी होने चाहिए मुझे बता दीजिएगा। ये वाला लेक्चर तो नहीं था, तो देख लेने दें एक सेकंड के लिए। ठीक है, ये वाला बेटा आप लोगों को लीवर अल्ट्रासाउंड शो हो रहा है? यस मैम। ठीक है,
यस मैम। ठीक है, मेरा बच्चा सिंपल सिस्ट है। सिंपल सिस्ट में मैंने आपको बताया था कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमें जो है वो नज़र आने वाला एक बंदा जो है वो वैसे ही एब्डोमेन सीटी स्कैन कराता है किसी रीनल पैथोलॉजी के लिए या यूरिटेरिक पैथोलॉजी के लिए या बाउल पैथोलॉजी के लिए, तो उसमें भी हमें जो है वो सिंपल सिस्ट डायग्नोज हो जाती है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 3 मेन प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? एनेकोइक होती है, हैज़ अ वेल डिफाइंड स्मूथ कैप्सूल, कि इसका एक जो कैप्सूल है, जो इसका बॉर्डर है, ठीक है, वो वेल डिफाइंड है, स्मूथ होता है। ठीक है, पोस्टीरियर इन्हांसमेंट इंक्रीज थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। ठीक है, अब वो है कैसे? मेरे बच्चे अगर देखो तो ये आपको वेल डिफाइंड नजर आ रही है, इसका कैप्सूल क्लियरली नजर आ रहा है, जेट एनेकोइक की है ना, जेट एनेकोइक की है ना। ठीक है, फर्दर उसके अलावा अगर मैं इसमें सिस्ट हो सिंपल, ये सिस्ट हैं, ठीक है, ये भी हमारे पास मल्टीपल सिस्ट्स हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको कहीं पे भी कोई जो है वो टेक्सचर खराब नहीं नजर आ रहा, ऐसे ही है, वेल डिफाइंड है, स्मूथ है, ये पता चल रहा है कि इसका इंटीरियर बॉर्डर कहाँ पे लाई कर रहा है, पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ पे लाई कर रहा है। इसकी निस्बत अगर आप देखो तो हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स सिस्ट, ये हमारे पास जो है, ये बेसिकली हमारे पास डायाफ्राम है लीवर का। लीवर के अंदर एक क्या है, लार्ज हेपेटिक सिस्ट, इन्फेक्टेड हेपेटिक सिस्ट पड़ी हुई है, लेकिन आपको ऐसा शो हो रहा है कि ये सिस्ट नहीं है, ये कोई मैस लाइक अपीयरेंस है, ऐसे ही है। बेटा आप जो भी बच्चे थे जिसका क्वेश्चन था उसको सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में फर्क पता चला है। इसके अंदर आप देखोगे तो आपको जेट एन कोई काले रंग का फ्लूइड नजर नहीं आएगा, ऐसा है कि नहीं है? नहीं नजर आ रहा ना, फ्लूइड नजर नहीं आ रहा ना, तो क्या है, इंटरनल लेवल इसमें लो लेवल एक्कोस हैं। ठीक है, इसने एक बड़े एरिया को कवर किया हुआ है, तो यही डिफरेंस होता है। उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, सॉलिड नोड्यूल्स हैं, छोटे छोटे आपको व्हाइट डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, हमारे पास इसके नोड्यूल्स हैं। अगर आप देखो तो ये इसका जो बॉर्डर है वो भी इररेगुलर है, लेकिन अगर आपने इसकी निस्बत अगर आप देखो तो सिंपल सिस्ट जो था उसका बॉर्डर जो था वो वेल डिफाइंड बॉर्डर था, आपको बॉर्डर जो है वो बड़े अच्छे नजर आ रहे थे, लेकिन इसमें जो बॉर्डर है या यहाँ से सारा बॉर्डर खराब हुआ है, यहाँ से इस सारे बॉर्डर को खराब किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, थिकन्ड वॉल्स, इसकी हाइपरिकोइक वॉल्स हैं। अगर आप ये देखो तो ये आपको हाइपरिकोइक मोटी मोटी वॉल्स नजर आ रही है, लेकिन क्या सिंपल सिस्ट की आपको वॉल्स ऐसी हाइपरिकोइक सफेद रंग की नजर आ रही थी? नहीं नजर आ रही थी ना। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो तो शुड बी व्यूड विद सस्पिशन, ये तो वो हो गया ना, ये हेमरेज भी हो सकता है, इसमें कोई ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस पता चल गया। फर्दर अपनी क्वेरीज के लिए अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की बुक मैंने आपको फॉरवर्ड की हुई है, उसमें देख लो, उसमें बहुत अच्छा जो है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स के मल्टीपल इमेजेस जो है उसमें दिखाए हुए। मैं खुद भी कोशिश करूंगी कि मैं इस लेक्चर को मजीद अच्छा करके आप लोगों को जो है ना वो फॉरवर्ड कर दूं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। इसमें फर्दर मैक्सिमम इमेजेस जो है, दिस वाज वो फर्स्ट लेक्चर, हमारा ये पहला लेक्चर था ना? यस मैम, लीवर वाला फर्स्ट लेक्चर है। हाँ, तो हमारा ये फर्स्ट लेक्चर था, तो इसमें जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम था, मैं पहले दिन यूनिवर्सिटी आई, सेकंड डे मुझे आपको लेक्चर डिलीवर करना था, तो इसमें मैं मैक्सिमम चीज़ें ऐड नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि इस लेक्चर में मैं मैक्सिमम चीज़ें आपको ना ऐड करके जो है फर्दर अच्छा सा इसको एक बार रिवाइज करा दूंगी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन? मेरी जो है ना क्लास, मुझे ये लगता है मेरी, जी बेटा, हमारी क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं लेकिन ग्रुप में 67 ऐड हैं। बाकी भी अपना नंबर शेयर कर दें ताकि हम एक ही दफा सारी रिकॉर्डिंग्स और सारे लेक्चर्स शेयर कर दें, बजाय बार बार शेयर करने के। जो बेटा आपके ग्रुप का नाम क्या है? मैम रीजनल अल्ट्रासोनोग्राफी। रीजनल अल्ट्रासोनोग्राफी में जो बच्चे इस वक्त ऐड नहीं हैं वो अपना नंबर चैट में शेयर करें ताकि बच्ची उनको ऐड कर ले। बेटा फौरन से जो है अपने जो है नंबर ऐड करवाते जाएं। इसके बाद जो है ना किसी बच्चे को की कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए कि मुझे लेक्चर नहीं मिला, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं मिली, मुझे जो है वो, बेटा वलीद मलक को ऐड कर लो, और भी बच्चे जल्दी से अपना शेयर करते जाएं।
मैमूना तारिक को भी ऐड करो बेटा। जी मैम मैं सेंड करी जा रही हूँ, ऐड होते जाएंगे अभी। ठीक है बेटा। और मेरा बच्चा जो ऐड नहीं है, अमानिया ताहिर, इसको ऐड करो बेटा। इसके बाद ना किसी बच्चे ने मेरे से कंप्लेन नहीं करनी और मुझे ईमेल्स नहीं करनी कि हमें पहला लेक्चर भेज दे और हमें दूसरा लेक्चर भेज दे। मेरा बच्चा मोहम्मद राफे को भी ऐड करो जी बेटा। मैम यही वजह थी जिसकी वजह तो से सब आप डिपार्टमेंट्स को बुला रहे हैं, जैसे कि आप जी बेटा, बेटा आप एक सेकंड, हनान आप चुप कर रहे हैं, मुझे बच्ची की बात सुनने दें। मैम प्रैक्टिकल्स के लिए तो सब डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं कि आप लोगों के प्रैक्टिकल्स हैं, लैब्स हैं, आप आ जाएं, तो फिर हमें क्यों नहीं बुला रहे एसएचएस के स्टूडेंट्स को? बेटा इसके अबाउट मैं कुछ नहीं कह सकती, एक बात। और दूसरी ये बात कि रात को ही हमें डायरेक्टर साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस हैं और हम लोग सारे ऑनलाइन मोड पे इस वक्त गए हुए हैं, सब लोग हाइब्रिड हुए हुए हैं क्योंकि कोविड पॉजिटिव के केसेस हमारे ही डिपार्टमेंट में ज़्यादा है। तो आपको बुला क्यों नहीं रही, इसके अबाउट मैं कुछ नहीं कह सकती। ये तो आपके एकेडमिक ऑफिसर ही आपको बता सकते हैं ना। मैम तो फिर हम मैम अगर पॉसिबल है जी बेटा, मैम अगर पॉसिबल है तो लेक्चर नंबर 8, 9 और 6 की रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं हमारे साथ। बेटा आपका नाम क्या है? मैम आयशा, क्योंकि ग्रुप में ना सब इन 3 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मांग रहे हैं। तो बेटा आपके पास आपके साथ मैंने ये रिकॉर्डिंग्स शेयर नहीं की थी। मैम मैं देखती हूँ, अगर तो मेरे पास डाउनलोड हुई हुई है तो मैं शेयर कर देती हूँ। बेटा एक लेक्चर तो हमने जो 8 या 9 नंबर लेक्चर था वो तो हमारा रिवीजन लेक्चर था ना, उसकी तो आई थिंक रिकॉर्डिंग की जरूरत ही नहीं है। जी मैम। जी मैम 8 लेक्चर नंबर 8 था वो। हाँ उसकी तो जरूरत ही नहीं है रिकॉर्डिंग की। तो 9 और 10 जो है वो उसकी जरूरत 10 है। तो तो मैम है, सिर्फ 9 रह गया। 9 जो है वो मेरा बेटा मुझे बताओ कि लेक्चर नंबर जो 9 था वो किस दिन था, मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। मुझे बताओ कि लेक्चर नंबर 9 किस मैम मेरे डेट पास को है, पर हमारा। उसकी रिकॉर्डिंग मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, लेक्चर 9 की। हाँ बस ठीक है, भेज दो बेटा। ठीक है बेटा, ये शनाजर मुमताज, मोहम्मद राफे, गानिया खान, अफजाल एहसन, इन सब के नंबर ऐड कर लो बेटा। मैम हम सेपरेटली डायरेक्टर को मेल मैम करें कर दिया सबको सेंड। बेटा आप क्या मेल करेंगे सर को? कि मैम हमें लैब्स के लिए बुलाया जाए यूनिवर्सिटी, क्योंकि बेटा मेरे बच्चों और बात हुई थी वहाँ पे इसके ना जो प्रैक्टिकल्स है उससे रिलेटेड। तो मैम कह रही थी कि ना अभी जो फिजियोथेरेपी वाले ना उनका हो रहा है और उनकी स्ट्रेंथ 100+ थी, तो कोविड फैलने के चांसेस ज्यादा है, मे बी उनकी भी लैब बंद हो जाए। तो बेटा जितने भी रात को लैब्स ही हो हमें ये मैसेज आया है, रात को ही हमें ये मैसेज आया है कि जितने भी लोगों ने लैब्स के लिए बच्चों को बुलाया हुआ था वो सब अपने जो है वो पोस्टपोन कर दें, क्योंकि ये सारा के सारा एसएचएस आज बंद हुआ है। सब लोग ऑनलाइन मोड पे घर से काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं भी घर से काम कर रही हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक हमें फर्दर ऑर्डर्स नहीं आते। और अभी तो 1 वीक के लिए हम लोग ऑनलाइन मोड पे गए, अगर फर्दर पॉजिटिव केसेस निकलते हैं तो फिर तो किसी सूरत पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए जो है आप लोग खुद भी बचें। कल ही मैंने देखा है कि एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर और उनका बेटा दोनों जो है, दोनों की डेथ हुई है कोविड से। तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं। हम भी इन डेंजर जोन हैं। आप लोग सारे के सारे बच्चे घर पे हो, पढ़ो। और बेटा मैं आप लोगों के साथ जो है आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अभी आप लोगों के साथ ना वीडियोस शेयर कर सकूं। जस्ट मुझे बस 2 मिनट दीजिए। क्लाउड रिकॉर्डिंग, ठीक है। अल्लाह करे कि ये अभी के अभी हो जाए शेयर, तो आप लोग ये वीडियोस भी देखें प्लीज। तो मैं नहीं चाहती कि आप जिंदा रहेंगे तो सीखेंगे ना, और जिंदा रहेंगे तो लैब्स होंगी, अल्ट्रासाउंड करेंगे, ग्रेजुएट्स होंगे, ऐसे ही है। जी मैम बिल्कुल है। बहुत ज्यादा लोग हैं मेरा बेटा, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स भी हैं ना उनके वार्ड्स भी नहीं हो रहे। सब लोग जो है वो इस वक्त ऑनलाइन मोड पे चल रहे हैं। तो जिंदा रहेंगे, डिग्री हो जाएगी, अल्ट्रासाउंड सीख जाएंगे, प्लीज इसके लिए परेशान मत हुआ करें।
मैम हमें लिंक भेज दें आप, हम देख लेंगे वीडियो वगैरह। बेटा मैं अभी जो है ना मैं वही काम कर रही हूँ, मुझे क्योंकि बस एक मैम जब सेकंड। हम सर्च करते हैं ना काफी सारी वीडियोस आ जाती हैं, फिर हमें समझ नहीं आती कौन सी देखें। बेटा मैं अभी जो है ना बस मुझे एक सेकंड दे दो, मैं कर रही हूँ, मैं शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। मैं जी मैम। बेटा हो रही है, ये एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह ये जो है ना हो जाएगी गूगल ड्राइव के थ्रू। तो ये वीडियो देखेंगे, इससे तो मैं अगली वीडियो भेज, समझ गए? ठीक है मैम। कोई मसला? नो मैम। ठीक, तो मैं इंशाल्लाह अभी ये आप लोगों को शेयर हो जाती है। ये तकरीबन जो है ना 88 MBs की है या उससे भी ज़्यादा इसका जो है है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगी कि मेरे कितने बच्चों ने ये वीडियो देखी है, उसके बाद अगली वीडियो आपके साथ शेयर होगी। कोई गिले तो बहुत आते रहते हैं मुझे, लेकिन फिर भी मैं गिले तुझे सर की तरह सर भी बता देते हैं, मैम डॉक्टर उज़मा भी बता देती हैं, लेकिन आपसे क्लास में पूछ रही हूँ कि कोई गिला हो तो बता दे। मैम नहीं है, चलें ठीक है, क्लास में पूछना मेरा फर्ज है। नहीं मैम हमने हाँ, किया भी नहीं इसलिए है, मैंने पूछ लिया कि भाई अगर हमने करना ही नहीं है मैम। नहीं बेटा हुआ तो है। नहीं मैम इसकी वजह नहीं से नहीं ना आप सब बेटा फिर वो सॉरी आ करने रहे की हैं। जरूरत नहीं है। जी जी एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम हमारा असेसमेंट प्लान कब तक आएगा? बेटा आपका असेसमेंट प्लान मैंने ही आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स रखा हुआ है कि आप लोग बाकी जो है आप लोग सब लोगों ने आप लोग के साथ असेसमेंट प्लान शेयर कर दिया है ना? जी मैम। हाँ, तो आप लोग थोड़ा कर लें, उधर से फ्री हो लें, तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीक में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं। मैम असेसमेंट प्लान में इमेजिंग स्पॉटिंग भी करेंगी ऐड? क्या मतलब? मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैम लास्ट सेमेस्टर में ना मैम आरफा ने हमें करवाई थी इमेजिंग स्पॉटिंग। उन्होंने कहा था आपको ऐसे पिक्चर्स जो है ना वो इजीली याद हो जाएंगी। वैसे प्रॉब्लम होती है ना स्टूडेंट्स को पिक्चर्स याद करने में, तो अभी इस सेमेस्टर रीजनल में भी अगर हमारे पिक्चर्स आ जाए, आप 5 to 10% अगर आप इसके रख लें तो हम ऐसे अच्छे से हमें पिक्चर्स भी याद हो जाएंगे, इजी भी हो जाएगा सबके लिए। मैम जैसे बेटा पिक्चर्स आप ये लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मैं जो है वो अल्ट्रासाउंड की पिक्चर्स आप लोगों को मैं शेयर कर दूं और आप उनको लेबल कर लें, ऐसे ही है? मैम नहीं लेबल मैम। नहीं, हाँ हमारी वीडियो ऑन होगी, आप हमें स्क्रीन शेयर के साथ ना पिक्चर शो करवाएंगी और हमें विद इन सेकेंड्स आपको बताना होगा कि इसमें क्या पैथोलॉजी है और ये किस ऑर्गन की पिक्चर है, उसका लेटरल व्यू है, सैजिटल व्यू है, जैसी पिक्चर की सारी तो ये तो डिटेल। बेटा तो ये तो मैंने आप लोगों से भी शेयर किया है कि हमारे एंड में मैं आप लोगों से जो वाइवा लूंगी वो बिल्कुल ऐसा इमेजेस आपको शेयर करके पूछनी है कि ये कौन सी इमेज है और इसमें क्या पैथोलॉजी और कौन सा व्यू। ये तो आई थिंक मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। किया था कि नहीं था किया, शायद आप प्रेजेंट ना हुई हो। मैम तो फिर हमारा वाइवा बेटा ऐसे ही बाकी होगा? लोगों के साथ तो शेयर किया था। तो क्या हुआ, परेशान हो गए? नहीं मुझे नहीं पता आपने कब बात की, शायद मैं एब्सेंट हूँ तब। बेटा आपका दीका शहजादी। बेटा बाकी लोगों के साथ मैंने शेयर की थी ना ये बात कि हमारा असेसमेंट प्लान ऐसा होगा। जी मैम की थी शेयर। यस मैम। हाँ जी।
हाँ, तो मैंने भी तो आपसे यही कहा था कि हमारा यही होगा ताकि आप लोग जो है वो इमेजेस को लर्न करके आए और पता चले कि भाई आप पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वो देखना आता है, वो समझना आता है या नहीं आता। मैम वैसे कह रही हैं कि वाइवा हमारा नेक्स्ट ऐसे ही होगा लेक्चर में इंशाल्लाह जो है जी बेटा वाइवा तो होगा ना, सेशनल का जो आपके सेशनल के 40% मार्क्स लगेंगे उसमें वाइवा तो मैं लूंगी। मैम मतलब इमेजिंग और वाइवा को आप एक साथ लेंगी ना, उसकी परसेंटेज सेपरेट नहीं होंगे फिर? बेटा वाइवा में ही पूछूंगी मैं। जी बेटा, जी बच्चे। ओके मैम, थैंक यू। बेटा आप लोग को बेशक लेक्चर तो खत्म हो गया, बेशक आप लोग क्लास लीव कर दें, तो जैसे ही ये वीडियो अपलोड होती है आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, ठीक है। लेक्चर ऑलरेडी शेयर हुआ है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को, कमिंग मंडे को। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज मैम। बस जैसे ही ये तकरीबन हाफ वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है या हाफ रहती है, तो इंशाल्लाह जो है ना ये जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर हो जाएगी तकरीबन 5-7 मिनट में। ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।